तो उसके लिए क्या करना होगा वो आज का मीटिंग में हम समझाएंगे। तो पहले ये मॉड्यूल की स्क्रीन्स और प्रोसेस के बारे में समझने से पहले देर आर लाइक 3 different processes involved in the registration earlier। उसमें सारे प्रोसेस जो भी है वो सारे पेशेंट रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन था उसके अंदर ही सब कुछ हो रहा था। पेशेंट रजिस्ट्रेशन में ही पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होना जो उम्मीद कार्ड्स है, और अगर उम्मीद कार्ड नहीं है या उसके डिटेल्स उसमें नहीं है तो वो रिडायरेक्ट करके ऑटोमेटिकली नॉन उम्मीद रजिस्ट्रेशन पेज में लेके जाता था अभी तक। पर लेकिन अभी प्रोसेस थोड़ा सा अलग किया है। जो पहले अभी तक जो चल रहा है पेशेंट रजिस्ट्रेशन, उस प्रोसेस में सिर्फ जिसका उम्मीद कार्ड है उसका ही रजिस्ट्रेशन होगा। जिसका उम्मीद कार्ड नहीं है उन लोगों के लिए एक अलग स्क्रीन बनाया है जिसका एक्सेस हम अभी दिया नहीं है। अभी जितने हॉस्पिटल्स हमको उसका एक्सेस मांगा है मेल के थ्रू, उनको हम एक्सेस दे दिया, बाकी लोगों का अभी तक मिला नहीं है। तो मंडे से ये वाला टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होके हो रहा था वो वाला प्रोसेस मंडे से बंद हो जाएगा। इसलिए मंडे से पहले जितने भी यूजर्स के लिए वो एक्सेस देना है वो हमको मेल करना पड़ेगा support@reltelindia.com पे। तो उसके बाद हम ये एक्सेस बाकी स्क्रीन्स के लिए भी दे देंगे। तो नेक्स्ट जो 2 स्क्रीन्स है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, नॉन उम्मीद पेशेंट रजिस्ट्रेशन और चेंज पेशेंट कैटेगरी, ये 2 प्रोसेस जो है वो इसका एक्सेस हमको अलग से देना है। ये दोनों प्रोसेस के बारे में अभी आपको समझाएंगे आज का दिन। उसके बाद ये हमको ये भी समझना होगा कि उम्मीद के ये एचएमआईज के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पेशेंट कैटेगरीज है। तो ईच कैटेगरी का क्या मतलब है, उसमें कौन कवर होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज इसमें है, उसको तो समझना जरूरी है। तो आप तो अभी तक जो भी है एम्प्लॉयज, पेंशनर्स, फैमिली मेंबर्स, ये मेजर कैटेगरीज रहा। लेकिन अभी जिसका उम्मीद कार्ड है वो ऑलरेडी कैटेगरी के साथ वो लिंक हो चुका है। जब उम्मीद कार्ड बन जाएगा एम्प्लॉय के लिए वो एज ए एम्प्लॉय एचएमएस में दिख जाता है, तो उस कैटेगरी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट लेकिन जब ये एम्प्लॉय जिसका उम्मीद कार्ड नहीं है वो हॉस्पिटल आएगा बिना उम्मीद कार्ड के, उनके लिए ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय बोल के एक नया कैटेगरी ऐड किया है। तो आपको जब एम्प्लॉय बिना उम्मीद कार्ड के हॉस्पिटल में आएंगे तो उनके लिए ये कैटेगरी आपको चूज करना होगा। इसके अलावा पेंशनर भी बहुत लोग हैं। एक्चुअली देखा तो एम्प्लॉयज में 95% लोग से ज़्यादा ऑलरेडी उम्मीद कार्ड्स ले चुके हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेंशनर्स में अभी भी कम परसेंटेज पेशेंट्स है, कम परसेंटेज लोग जो उम्मीद कार्ड लिए हैं। इसलिए पेंशनर्स के लिए ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पेंशनर का कैटेगरी आपको चूज करना होगा। अगर कोई फैमिली मेंबर है जो एम्प्लॉय का हो या नहीं तो पेंशनर का हो, उनके लिए आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन फैमिली ये कैटेगरी आपको चूज करना होगा। इसके अलावा बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिसके लिए अभी उम्मीद कार्ड्स इश्यू नहीं है, बट लेकिन मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट रूल्स में उनके लिए एंटाइटलमेंट्स है सर्विसेज का। जैसे ट्रेन पैसेंजर्स है, अगर कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड ऐसा कुछ सिनेरियोस है जिसमें पैसेंजर्स के लिए भी सर्विसेज देना होता है, तो इसलिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रेन पैसेंजर्स अगर आएंगे उनके लिए आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उस टेम्पररी रजिस्ट्रेशन में आपको ट्रेन पैसेंजर बोल के कैटेगरी में चूज करना होगा। इसके अलावा अप्रेंटिस भी है, एक ऐसा कैटेगरी है जिसके लिए कुछ सर्विसेज उनके लिए डिफाइंड है, तो वो ये ऑप्शन आपको कैटेगरी में सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत PMJAY, इसका भी एक कैटेगरी है जिसके बेनिफिशरीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन के रहते हैं उनके लिए जब हॉस्पिटल में आएंगे उनको हम चार्ज नहीं करना चाहिए, उनको फ्री सर्विस देना चाहिए। उसके बाद उसका जो भी खर्चा होता है वो खर्चा रेलवे को रीइंबर्स होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। इसलिए ये भी एक कैटेगरी अभी नया ऐड किया है। अगर ऐसा कोई पेशेंट्स आते हैं जो PMJAY के अंदर आते हैं तो उन लोगों के लिए आपको ये कैटेगरी चूज करना होगा।
इसके बाद ऐसे कई कैटेगरीज है जो मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट रूल्स में कवर हुए हैं, जैसे कूलीस है। पुलिस के अलावा बाकी क्वाजी एम्प्लॉयज़ है, यूनियन के एम्प्लॉयज़ है। उसके बाद आपको पर्सनल अटेंडेंट्स होते हैं। तो ऐसा कई कैटेगरीज, जीआरपी के भी लोग जो अगर हेल्थ स्कीम में ऑलरेडी उन्होंने ऑप्ट किया है, रेलवे हेल्थ स्कीम्स को जो ऑप्ट किया वाला कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज इसमें आएंगे जो जिनके लिए आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के रूप में सर्विस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उम्मीद में ऑलरेडी हमने कुछ चेंजेस किया है। अभी नया वर्जन उम्मीद रिलीज करने वाले हैं। उसमें ये कूलीस हो या जीआरपी के एम्प्लॉयज हो, यूनियन के लीडर, यूनियन के एम्प्लॉयज हो, टेम्पर क्वाजी एम्प्लॉयज, ऐसा जो कैटेगरीज एलिजिबल कैटेगरीज होता है उनके लिए भी उम्मीद कार्ड देने का प्राविधान हम उम्मीद सिस्टम में, पोर्टल में बनाया है। लेकिन अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, क्योंकि बोर्ड से कुछ गाइडलाइंस के लिए वेट कर रहे हैं। तब तक उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको सर्विस देना होगा। तो ये उस टाइप के कैटेगरी जब आएंगे, आप ये अदर एलिजिबल कैटेगरीज बोल के देना पड़ेगा। बट लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जिसको भी आप इस कैटेगरी में कवर कर रहे हैं, वो लोग सचमुच ये कैटेगरी में आते हैं नहीं आते, आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद ये लास्ट कैटेगरी, और ये जो लास्ट कैटेगरी जो है आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स का कैटेगरी पहले से है, पर लेकिन यहाँ पे आउटसाइडर का मतलब ये है, ये बाकी ऊपर जो भी लिखा है ना, वो सारे टेम्पररी रजिस्टर्ड है जो वैलिड बेनिफिशियरीज है, जिसके लिए फ्री सर्विस देना होगा। बट लेकिन आउटसाइडर्स के लिए ऐसा कोई फ्री सर्विस नहीं देना है। आउटसाइडर्स के लिए अमाउंट चार्ज करके उनको सर्विस देना होगा। तो उस सिर्फ उस टाइप के कैटेगरीज के लिए ही आपको आउटसाइडर वाला कैटेगरी में डालना होगा। तो ये ध्यान रखिए कि आप आउटसाइडर्स डालेंगे तो उसमें पेमेंट इन्वॉल्व होगा और पेमेंट के साथ ही उनको सर्विस देना है। तो ये है ब्रॉड बैकग्राउंड जिसके जरिए हम अभी आपका मॉड्यूल के बारे में बताएंगे। अभी नया स्क्रीन में क्या होने वाला है वो प्रोसेस अभी बताएंगे। अभी ये स्क्रीन आपको ऑलरेडी परिचय है। उम्मीद इसमें रजिस्ट्रेशन पेज में जब आप जाएंगे, वहाँ पे उम्मीद नंबर या नहीं तो उनका पीएफ नंबर या पीपीओ नंबर, मोबाइल नंबर जो भी टाइप करते हैं, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन, अगर उम्मीद डिटेल्स वहाँ पे मैच करता है, ऑलरेडी है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है वहाँ पे। अगर वहाँ पे उनके डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको इस टाइप का अलर्ट अभी आने वाला है। अभी क्या होता, अभी तक क्या हो रहा था, अगर वहाँ पे डिटेल्स नहीं है तो यहाँ पे आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करने के लिए रीडायरेक्ट कर देता था। यहाँ पे एक अलर्ट दिखाता है, अलर्ट के बाद रीडायरेक्ट हो जाता था। बट लेकिन अभी यहाँ पे आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल में मेनू के अंदर जाके आपको ये प्रोसेस करना होगा। और ये जब ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, नॉन उम्मीद रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, ये वाला मेनू आइटम आपको एक्सेस देने वाला है, जिसको एक्सेस मिलेगा उन लोगों को ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको डिटेल्स पूरा पेशेंट का भरना होगा। तो पहले तो आप उस पेशेंट कौन सा डिपार्टमेंट में, यूनिट में जाना चाह रहे हैं वो तो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड जो बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें जितने भी डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं, मैंडेटरी फील्ड्स, वो फील्ड्स आपको भरना होगा। तो ये सारे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है। इसमें पेशेंट का नाम, उसके बाद उसका एज या डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और उसका फादर नेम, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मतलब एड्रेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके बाद मोबाइल नंबर। तो इतना इंफॉर्मेशन उनका भरना पड़ेगा, डेमोग्राफिक डिटेल्स, क्योंकि ये सारे डिटेल्स हमको उम्मीद से नहीं आ रहे, इनका उम्मीद कार्ड नहीं है और ये लोग टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। ये डिटेल्स, पेशेंट के डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करना होगा, थर्ड वाला। तो ये कैटेगरी में आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि जिस कैटेगरी में ये एम्प्लॉय टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए आया है, अगर एम्प्लॉय है तो टेम्पररी रजिस्टर्ड एम्प्लॉय कैटेगरी चूज करेंगे। अगर ये पेशेंट पेंशनर है तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन में आया तो ये वाला कैटेगरी चूज करना होगा। फैमिली के लिए ये वाला, पैसेंजर, अप्रेंटिस, आयुष्मान भारत, पीएमजेवाई, अदर कैटेगरीज,
ये सारे कैटेगरीज आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा और वो ड्रॉप डाउन में से आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आउटसाइडर आता है तो आपको आउटसाइडर वाला यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे फीस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जो कैश में होगा जो भी होगा वो आप यहाँ पे, अभी आज के डेट में तो बिलिंग मॉड्यूल रिलीज नहीं है, इसलिए आपको कैश के रूप में ही इसको एंटर करना होगा डिटेल्स। तो ये रजिस्ट्रेशन करते समय ही उसका पेमेंट रिलेटेड प्रोसेस भी कंप्लीट करना होगा आउटसाइडर के लिए। बाकी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहा है यहाँ पे टेम्पररी वाला, उसमें पूरी तरफ से वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि ये पेशेंट जो आया है वो वैलिड बेनिफिशियरी है। मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट रूल्स में ये कैटेगरी जिसमें इसको रख रहे हैं वो वैलिड है, उसका पुराना डॉक्यूमेंट जो भी ला रहा है या पुराना मेडिकल कार्ड ला रहा है वो सब चीज़ पूरी तरफ से सेटिस्फाई होने के बाद ही आपको ये करना होगा। अगर कोई आप गलती से नेग्लिजेंटली या मिस्टेकनली किसी को टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद ऑडिट या विजिलेंस में बाद में मालूम पड़ जाएगा, तो जिसने भी किया है ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दे विल हैव टू अज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला बात आता है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, इसके वजह से आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। तो ये वाला थोड़ा सा केयरफुली करने का जरूरत है, इसलिए हमने ये प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट किया और सारे नोडल अथॉरिटीज से ये हमने मांगा इंफॉर्मेशन कि आप सारे रजिस्ट्रेशन क्लर्क को ये एक्सेस मत दीजिए। आपको जितने यूजर्स के लिए जरूरत है उतना ही यूजर्स का डिटेल्स दीजिए, उनको ही ये वाला स्क्रीन का एक्सेस मिलने वाला है। बाकी सब लोग तो सिर्फ उम्मीद कार्ड के साथ जो आएंगे, जो पेशेंट रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है, सिर्फ उतना ही एक्सेस उनको मिलेगा। तो ये डिटेल्स आप पूरा भरने के बाद उसके बाद आपको सेव बटन क्लिक करना होगा। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन टेम्पररी रजिस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगा और उसका एक स्लिप भी जनरेट हो जाएगा, एक सीआर नंबर भी जनरेट हो जाएगा। और ये जो सीआर नंबर है अभी तक उसका कोई टाइम लिमिट नहीं था, बट लेकिन अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये बताया एज ए पॉलिसी कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो सीआर नंबर होगा वो टेम्पररी सीआर नंबर 30 दिन से ज़्यादा वैलिड नहीं होना चाहिए। तो हम 30 दिन तक ही वो सीआर नंबर वैलिड रहेगा। नेक्स्ट टाइम वो पेशेंट दोबारा जब आ जाएगा सेम सीआर नंबर के साथ, टेम्पररी सीआर नंबर के साथ, वो काम नहीं करेगा, वहां पे दिखेगा आपको ये इनवैलिड है। तो ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद वो टेम्पररी सीआर नंबर इनवैलिड हो जाएगा। तो अभी हमने लास्ट वाला स्क्रीन में, ये वाला स्क्रीन में हमने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बता दिया। ये तो बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ इतना ही कि आपको केयरफुली देखना पड़ेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट वो लेके आ रहा है, अगर पेंशनर आ रहा है तो उसका पीपीओ कॉपी मांग लीजिए या पुराना मेडिकल कार्ड देख लीजिए। पूरी तरफ से सेटिस्फाई होने के बाद ही ये प्रोसेस आप कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इतना ही डिटेल्स भर के आप सेव कर देंगे तो उसके लिए 30 दिन के लिए एक टेम्पररी सीआर नंबर जनरेट हो रहा है, उससे वो कोई भी ट्रांजैक्शंस आगे कर सकता है। इसलिए ये वाला टेम्पररी स्क्रीन लिमिट करके कुछ कुछ लोगों को दिया जा रहा है। ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आगे भी कुछ प्रोसेस हो सकता है। जैसे मान लीजिए अलग अलग सिनेरियोस होंगे यहाँ पे, पेशेंट जिसका सीआर नंबर जनरेट हो गया टेम्पररी, 30 दिन के बाद वो दोबारा आता है, उसका उम्मीद कार्ड जनरेट नहीं हुआ 30 दिन के बाद भी, तो वो दोबारा जब आ जाएगा उसको एक्सटेंड करने का जरूरत पड़ सकता है। उसका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो है वो और 30 दिन के लिए जो एक्सटेंड करना पड़े, वो कैसे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पेशेंट पहले रेगुलर मतलब एक वैलिड बेनिफिशियरी है, लेकिन उसका कैटेगरी बदल गया, अभी वो उसको आप आउटसाइडर जैसा ट्रीट करना चाहेंगे। जैसे एक उम्मीद कार्ड होल्डर जो है, एम्प्लॉय का बच्चा मान लीजिए सन है, वो सन कुछ एज के बाद ऑटोमेटिकली वो इनवैलिड हो जाता है। उस केस में आपको क्या करना होगा, उसका कैटेगरी चेंज करना होगा। तो इसलिए आपको चेंज या रिन्यूअल ये दोनों प्रोसेस अभी दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये थोड़ा सा सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बहुत केयरफुली इसको करना होगा। ऐसा नहीं कि रूटीन वे में आपने इसको कैटेगरी चेंज कर दिया या नहीं तो रिन्यू कर दिया, ये रूटीन वे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा इस प्रोसेस का लॉग मेंटेन होने वाला है, किसने कब क्या किया ये सब चीज भी सिस्टम ट्रैक करता है।
ये सारे लॉग्स सिस्टम के अंदर रहेगा, इसलिए इसे आपको बहुत केयरफुली करना होगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले पेशेंट जब आ जाएगा यहाँ पे, सीआर नंबर उसका एंटर करना है, उसके बाद गो बटन क्लिक करेंगे तो पेशेंट के डिटेल्स यहाँ पे नीचे दिखेगा। इसमें आपको पेशेंट कैटेगरी जो भी है उसका दिखेगा। यहाँ पे कैटेगरी चेंज करना है तो ये कैटेगरी यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रिमार्क्स भी लिखना होगा, उस रिमार्क्स एंटर करके आप सेव कर देंगे। जैसे इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आप क्या देख रहे हैं, पेशेंट कैटेगरी में ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पेंशनर कैटेगरी है। तो मतलब ये पेंशनर 30 दिन पहले आया था और उसका सीआर नंबर हमने टेम्पररी जनरेट किया था, लेकिन आज दोबारा जब आया है उसका उम्मीद कार्ड अभी भी नहीं बना, बट लेकिन उसको मेडिकल सर्विस लेना है। उस केस में आपको यहाँ पे वो कैटेगरी आएगा ऑटोमेटिकली। उसी कैटेगरी को चेंज करना है तो कर सकते हैं, अगर सेम कैटेगरी है तो वो सेम रहेगा, बट लेकिन नीचे रिमार्क्स में आपको एक्सटेंशन है या रीजंस जो भी है जिस पर्पस के लिए आप एक्सटेंड करना जरूरत पड़ रहा है, तो वो रीजंस आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। उसके बाद आप सेव बटन क्लिक करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, जब आप एक्सटेंशन के लिए करेंगे, रिन्यूअल के लिए करेंगे, तो ये टेम्पररी सीआर नंबर और 30 दिन के लिए वैलिड हो जाएगा। तो ये है रिन्यूअल कैटेगरी। जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका स्टेटस कंप्लीट मतलब इनवैलिड हो गया 30 दिन के बाद, उसको दोबारा रिन्यू करना है तो ये वाला प्रोसेस आपको करना होगा। इसी तरफ से दूसरा प्रोसेस ये है, लेकिन ये करते समय ना आपको देखना होगा कि पेशेंट का क्या डिटेल्स है, इसका क्या हिस्ट्री है एचएमएस के अंदर, जो उसको देखने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया। जब ये आप सीआर नंबर एंटर करेंगे और उस पेशेंट के डिटेल्स दिखेगा, यहाँ पे डिटेल्स में आपको दो आइकन्स दिख रहा है। यहाँ पे एक यहाँ पे सी प्रीवियस लॉग्स का ये आइकन दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे एक पेशेंट इंफॉर्मेशन के रिलेटेड आइकन दिख रहा है। ये दोनों आइकन क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे अभी पहले हम सी प्रीवियस लॉग्स ये वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, आपको नीचे ये वाला मेनू ये वाला स्क्रीन ओपन होगा और इसमें आपको दिखेगा कि इस पेशेंट का सीआर नंबर ये है और इसका प्रीवियस कैटेगरी ये है और नया कैटेगरी क्या है। अगर प्री एक्सटेंशन ही हुआ है इसका तो मतलब ये सिर्फ सेम कैटेगरी रहेगा। अगर मान लीजिए वो पहले एम्प्लॉय का डिपेंडेंट था, आज के डेट में ये आउटसाइडर बन गया, तो यहाँ पे ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा। तो किस दिन किस यूजर ने किया, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे लॉग्स में दिखेगा आपको। तो पेशेंट का इंफॉर्मेशन उसकी पहले कैटेगरी क्या थी, बाद में कैटेगरी क्या है, किस डेट में ये चेंजेस किया है और किसने किया, ये सारे इंफॉर्मेशन लॉग में आपको आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है पेशेंट इंफॉर्मेशन वाला, उस पर जब क्लिक करेंगे आपको ये वाला विंडो ओपन होगा और इस विंडो में आप देख सकते हैं कि उसका पेशेंट का कब रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसका बाकी डेमोग्राफिक डिटेल्स जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन में एंटर किए थे वो सारे दिखेगा। उसका फादर का या स्पाउस नेम, उसका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और ये हॉस्पिटल में बर्थ हुआ या नहीं हुआ, वो ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टैब्स है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन देख के आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का चेंज करना हो कैटेगरी या नहीं तो रिन्यूअल करना हो, वो इंफॉर्मेशन देख के ही करना होगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये कैटेगरी चेंज करेंगे ना, यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन भी है कि इस पेशेंट का कैटेगरी इनवैलिड हो चुका है आज का डेट में। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी में इनवैलिड बेनिफिशियरी का भी एक कैटेगरी है। तो अगर आपने मान लीजिए किसी का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कर दिया या नहीं तो बाद में आपको मालूम पड़ा कि मतलब ये पेशेंट एलिजिबल नहीं है इस सर्विस के लिए, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, उस केस में आपको यहाँ पे इनवैलिड बेनिफिशियरी बोल के कैटेगरी सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स में भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू सो एंड सो रीजन हिज कार्ड नीड्स हिज टेम्पररी आईडी नीड्स टू बी डिसेबल्ड। ये सिर्फ टेम्पररी आईडी का ही नहीं है, किसी भी सीआर नंबर, मान लीजिए अभी आपको जो उम्मीद कार्ड ऑलरेडी जनरेटेड है आज के डेट में वो इनवैलिड हो चुका है फॉर सम रीजंस। एक बच्चा है, बच्चा का एम्प्लॉय का बेटा है, उसका शादी हो चुका है, वो इंफॉर्मेशन मान लीजिए आपको मालूम पड़ गया उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उस केस में आप यहाँ पे
ये पेशेंट कैटेगरी में इनवैलिड बेनिफिशियरी बोल के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका सीआर नंबर, उम्मीद नंबर दोनों भी ब्लॉक हो जाएंगे, वो और कोई सर्विसेज ले नहीं सकता है। तो ऐसा इनवैलिड बेनिफिशियरी का भी कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन इसमें है। तो कोई भी कैटेगरी से कोई भी कैटेगरी में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेटिस्फाई होना होगा पूरी तरफ से। उसके बाद आपको रिमार्क्स भी लिखना होगा, क्योंकि आप जो लॉगिन करके आपका आईडी से जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो सारे के सारे आपके नाम से, आपके अकाउंट से होने वाला है, तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रहेगा। इसीलिए सभी रजिस्ट्रेशन क्लर्क्स को ये हम सजेस्ट कर रहे हैं, आप कभी भी आपका आईडी पासवर्ड किसी को शेयर मत करो। किसी भी हालत में आपका यूजर आईडी पासवर्ड डेस्कटॉप में ऑलरेडी सेव करके मत रखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका। काफ़ी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी आपके ऊपर आ सकता है, इसलिए आप इसको बहुत ही केयरफुली आपका यूजर आईडी पासवर्ड अपने तक ही रखना चाहिए। तो ये पेशेंट कैटेगरी को चेंज करने वाला प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जितने भी पेशेंट कैटेगरीज होंगे अदर देन उम्मीद के साथ जो आया है, नॉन उम्मीद के साथ जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसका वैलिडिटी सिर्फ 30 दिन के लिए ही रहेगा, एक्सेप्ट आउटसाइडर। आउटसाइडर अगर रहेगा उसका वैलिडिटी 7 दिन के लिए रखा है। यह 7 दिन भी इसलिए रखा है क्योंकि कोई आउटसाइडर जब आता है पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, उसका पेमेंट करेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, फिर इसके बाद डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से सर्विस लेगा, कंसल्टेशन। उसके बाद वो 7 दिन के अंदर रिव्यू के लिए आ सकता है, तो रिव्यू के लिए दोबारा उसको चार्ज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको 7 दिन का वैलिडिटी हमने रखा है। उसके बाद ये इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी एक प्रोसेस है, उसमें भी आपको एग्जिस्टिंग जो भी स्क्रीन है इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन या कैजुअलिटी के अंदर, उसमें ही आप करेक्ट पेशेंट कैटेगरी सेलेक्ट करके डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी एक अलग चीज़ है। तो वहाँ पे इमरजेंसी कैजुअलिटी में डायरेक्टली पेशेंट आ जाएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने का कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको वही स्क्रीन दिया गया आपको पेशेंट कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए। तो जैसे ये वाला प्रोसेस आपको बता ही दिया कि डिसेबल करने का प्रोसेस है, तो कभी भी आपको लगता है कि कोई टेम्पररी रजिस्ट्रेशन किया हो या नहीं तो रेगुलर कार्ड लिया हो, उसका अगर आपको मालूम होता है कि ये पेशेंट आज के डेट में वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, तो उसको आप इनवैलिड बेनिफिशियरी कैटेगरी सेलेक्ट करके उसको डिसेबल कर सकते हैं, ताकि वो उसका बाकी सर्विसेज गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तो